नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वस्तु और सेवा कर प्रणाली को कल 4 वर्ष पूरे होंगे। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के दिशा निर्देश तय करने को कहा। वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 जुलाई तक निलंबित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 33 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.92% हुई। कल एक दिन में 45,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि। प्रधानमंत्री कल डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम खेला जाएगा। यूरो कप फुटबॉल के पहले क्वार्टर फाइनल मैच में स्विट्जरलैंड का मुकाबला स्पेन से होगा और विंबलडन में रॉजर फेडरर, एंडी मरे और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव अगले राउंड में पहुंचे। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और टीकाकरण कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब मंत्रिपरिषद में विस्तार और फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 33 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 96.92% हो गई है। अब तक 2 करोड़ 94 लाख से अधिक रोगी संक्रमण से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 60,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। लगातार 48वें दिन संक्रमण से ठीक होने की दर नए मामलों से अधिक रही। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 45,000 से अधिक नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले लगभग 5,37,000 बचे हैं। ये कुल मामलों का 1.77% है। संक्रमण की दैनिक दर भी लगातार 23वें दिन 5% से नीचे बनी हुई है। कल कोविड के 817 लोगों की मौत हुई। अब तक 3,98,000 से अधिक रोगियों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41 करोड़ 1 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 32 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 73 लाख से अधिक वैक्सीन अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। 24,65,000 से अधिक वैक्सीन अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पूरे देश में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक टीकों की उपलब्धता, राज्यों द्वारा बेहतर योजना बनाने और वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करते हुए टीकाकरण अभियान तेज किया गया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता में फर्जी कोविड टीके के कैंप आयोजित करने के मामलों पर रिपोर्ट मांगी है। राज्य के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 2 दिनों के अंदर इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने समय समय पर राज्यों को निर्देश दिया है कि वे टीका लगाने के बाद सभी व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करें, क्योंकि ऐसा न करने पर टीकाकरण कैंप की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि फर्जी टीकाकरण कैंप लगाए जाने के मामलों की तत्काल जांच की जानी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
गुजरात में अब तक 2.5 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 2,53,93,866 टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 40% से अधिक लोगों को पहला टीका और 55,31,284 व्यक्तियों को दूसरा टीका लगाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्रायोगिक आधार पर घर घर जाकर कोविड टीकाकरण चलाने की इच्छा के बारे में बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी की पीठ 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों तथा दिव्यांग और बिस्तर पर पड़े बीमार लोगों के लिए टीकाकरण की अनुमति संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय में कल दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार से इस प्रस्ताव पर सहमति मिलने के बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हलफनामे में ये उल्लेख भी किया गया है कि होम वैक्सीनेशन सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए है, इसलिए इस बारे में रोगी का उपचार करने वाले चिकित्सक से प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। डॉक्टर को यह भी प्रमाणित करना होगा कि रोगी पर टीकाकरण के बाद किसी प्रतिकूल असर की आशंका नहीं है। इसके लिए रोगी के परिजन को भी अनिवार्य रूप से लिखित सहमति देनी होगी। प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद चिकित्सक रोगी के समुचित उपचार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। मध्य प्रदेश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 98.8% हो गई है। राज्य में इस समय कोविड के केवल 630 मरीज हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 52 में से 37 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश के 6 जिले कोरोना मुक्त हैं। अशोकनगर, बुरहानपुर, देवास, खंडवा, मंडला और सीधी में कोई भी नया और सक्रिय कोविड मामला नहीं है। राज्य में म्यूकरमाइकोसिस के 712 रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य के सिर्फ 15 जिलों में ही कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में 7 और इंदौर में 6 नए मामले सामने आए हैं। बाकी सभी जिलों में 5 से कम नए मामले सामने आए हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कल कोरोना संक्रमण के 2,672 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। संक्रमण की दर घटकर 2.64% रह गई है। इस दौरान 27 लोगों की मौत हुई है। कोविड से मरने वालों में ज्यादा लोग गोलाघाट, नौगांव और शोणितपुर के हैं। हैलाकांडी, माजुली और दक्षिण सलमारा में कल 10 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री केशव महंता ने कल वर्चुअल माध्यम से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में बाल चिकित्सा सुविधाओं की भी समीक्षा की। कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र से आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में विशेष निगरानी रखी जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA को कोविड के कारण जान गंवाने वाले परिजनों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए दिशा निर्देश तय करने को कहा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने NDMA को यह भी निर्देश दिया कि 6 सप्ताह के अंदर अनुग्रह की राशि तय की जाए। न्यायालय ने यह आदेश कोरोना संक्रमण के शिकार हुए लोगों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि की मांग की याचिका पर दिया है। केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि राज्य सरकारें इस राशि का भुगतान वहन नहीं कर सकती हैं और इसके लिए व्यापक उपाय किए जाने की दलील दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा आज जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि सभी वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 जुलाई तक निलंबित रहेंगी। हालांकि ये प्रतिबंध माल ढुलाई की अंतर्राष्ट्रीय और विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होंगे। इससे पहले एक परामर्श में महानिदेशालय ने कहा है कि हवाई अड्डा निदेशक या टर्मिनल मैनेजर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी यात्री मास्क पहने हुए हैं और सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन कर रहे हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर यात्रियों को या तो चेतावनी दी जाएगी या कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा।
कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया था। डिजिटल इंडिया नए भारत के लिए सफलता का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसने कई तरह की सेवाएं प्रदान की हैं, सरकार को नागरिकों के करीब लाने में मदद की है, नागरिकों के व्यवसाय को बढ़ावा दिया है और लोगों को सशक्त बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने से देश का तेजी से विकास हुआ है। आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का अपना प्राचीन ज्ञान का अमूल्य खजाना है। भारत की प्राचीन व्यापार प्रणालियों का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये गर्व की बात है कि भारतीय युवाओं ने निर्माण के क्षेत्र में कम लागत वाले बजट के साथ स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ाने का विकल्प चुना है। इससे पहले उन्होंने टीवास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस द्वारा निर्मित 3D हाउस का दौरा किया, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया है। वस्तु और सेवा कर प्रणाली को कल 4 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान सरकार द्वारा इस प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की गई। ये प्रणाली सहकारी संघवाद का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जिसमें जीएसटी परिषद में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। बहुस्तरीय जटिल अप्रत्यक्ष कर ढांचे को बदलकर इस नई प्रणाली में कई प्रकार के करों को समाहित किया गया, जिससे भारत को एक आर्थिक संघ बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक रिपोर्ट। जीएसटी की शुरुआत अप्रत्यक्ष कर सुधारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। यह एक राष्ट्र एक कर एक बाजार के विचार को बढ़ावा देता है। जीएसटी के आने से देश में व्यापार करने की सहूलियत में काफी सुधार हुआ है। पिछले 4 वर्षों से केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बनाकर लगातार जीएसटी प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने में जुटी हुई है। इस प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ताकि करदाताओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए इस साल जनवरी से तिमाही रिटर्न मासिक भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। इस योजना के तहत करदाताओं को हर तिमाही अपना रिटर्न दाखिल करना होता है। इससे पहले करदाताओं को हर महीने कर का भुगतान करना पड़ता था। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले करदाताओं को अब एक साल में 24 रिटर्न के बजाय सिर्फ 8 रिटर्न दाखिल करने होंगे। जीएसटी के तहत लगभग 90% करदाता इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। सरकार ने एसएमएस द्वारा जीएसटी या 3B रिटर्न दाखिल करने की सुविधा की भी शुरुआत की है, जिससे 22 लाख करदाताओं को मदद मिली है। ई चालान सुविधा भी लागू की गई है, जिससे ई वे बिल बनाने में लगने वाले समय और लागत में कमी आई है। इससे पूरे देश में माल की सुगम आवाजाही सुनिश्चित हुई है। अब तक 194 करोड़ से अधिक ई वे बिल निकाले जा चुके हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान करदाताओं और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए कई चिकित्सा उपकरणों और दवाओं को आईजीएसटी से छूट प्रदान की गई है। साथ ही करदाताओं को राहत देने के लिए लेट फीस की राशि को भी कम किया गया है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले में सुंदरबनी सेक्टर के डाडल गांव के पास कल शाम तलाशी अभियान चलाया। ये इलाका नियंत्रण रेखा के कुछ किलोमीटर की दूरी पर है।
इस इलाके में हथियारबंद संदिग्ध लोगों के एक दल की मौजूदगी के बारे में मिली सूचना के बाद ये तलाशी अभियान शुरू किया गया था। अभियान के समय हुई गोलीबारी के दौरान एक जवान को कुछ चोट भी आई है। जवान को घटनास्थल से सुरक्षित निकाल लिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस वर्ष जुलाई से नवंबर तक 5 महीनों के लिए बढ़ा दी है। इस कार्यक्रम के चौथे चरण के अंतर्गत जुलाई से नवंबर महीने के लिए 198,78,000 मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया गया है। योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 77,42,000 मीट्रिक टन अनाज की आपूर्ति की थी। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई से जून 2021 के लिए अपना पूरा आवंटन उठा लिया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वस्तु और सेवा कर प्रणाली को कल 4 वर्ष पूरे होंगे। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के दिशा निर्देश तय करने को कहा। वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 जुलाई तक निलंबित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 33 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.92% हुई। कल एक दिन में 45,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि। प्रधानमंत्री कल डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम खेला जाएगा। यूरो कप फुटबॉल के पहले क्वार्टर फाइनल मैच में स्विट्जरलैंड का मुकाबला स्पेन से होगा और विंबलडन में रॉजर फेडरर, एंडी मरे और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव अगले राउंड में पहुंचे। परिसीमन आयोग की टीम अगले महीने की 6 तारीख से जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर होगी। यात्रा के दौरान आयोग के सदस्य राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, जिला चुनाव अधिकारियों सहित प्रशासन के अधिकारियों और केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों के उपायुक्तों के साथ बातचीत करेंगे और परिसीमन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की उपस्थिति में आयोग की बैठक के दौरान इस बारे में निर्णय लिया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने कल लेह में युवा नीति, शिक्षा और जनजीवन मिशन के बारे में एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने लद्दाख पर्वतीय स्वशासी विकास परिषद से अनुरोध किया कि वो विद्यालयों और पाठ्यक्रमों में इस तरह का सुधार करे ताकि युवाओं को नौकरी ढूंढने के बजाय उद्यमी बनने की दिशा में प्रोत्साहन मिले। एक रिपोर्ट। उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लेह और कारगिल जिलों में जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी। एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने मिशन प्रगति की समीक्षा की, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय के सचिव भरतलाल ने भी वस्तुतः भाग लिया। श्री माथुर ने कहा कि जेजेएम भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर को सुरक्षित और मानक पेयजल उपलब्ध करने के लिए इरादे से अधिक नमनशील बनाया गया है। उन्होंने जिला स्तर के कार्यकारी अधिकारियों को सूक्ष्म स्तर पर दैनिक आधार पर प्रगति की निगरानी करने का काम सौंपा। जल शक्ति सचिव भरतलाल ने कहा कि मिशन की घोषणा के 2 वर्षों में देश में नल कनेक्शन की संख्या 17 से बढ़कर 40% हो गई है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से सभी हाउस होल्ड को कार्यात्मक नलों से जोड़ने के लिए धन का उपयोग करने के लिए अपील की। यूटी सचिव अजित साहू ने जल जीवन मिशन की प्रगति, चिंताओं और रोड मैप पर प्रस्तुति दी। डीपीआर की तैयारी और कार्यों में आवंटन में देरी को खत्म करने के लिए पंचायतों, पहाड़ी विकास परिषद, सामग्री की केंद्रीय खरीद और परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए कौशल विकास पर कॉन्क्लेव में चर्चा की। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में प्ले एंड शाइन संस्था जनजातीय छात्रों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है। करजत तालुका में इस संस्था ने 500 से अधिक छात्रों को शैक्षिक सामग्री, कपड़े और जूते प्रदान किए हैं। कुपोषित बच्चों के परिवारों को 1 माह के लिए पर्याप्त पोषाहार के पैकेट भी दिए गए। आकाशवाणी से बातचीत में संस्था के अध्यक्ष सार्थक वाणी ने कहा, 1000 बच्चों को फूड पैकेट दिया। इस वर्ष खोपोली में 50 आदिवासी परिवार को 1 महीने का अनाज किट का वितरण किया। पुणे, नासिक और औरंगाबाद में अनाथ आश्रम और जरूरतमंद लोग के मास्क दिए। करजत में ऑनलाइन द्वारा 80 आदिवासी बच्चों के लिए योग शिविर का आयोजन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर कल से बढ़ी ब्याज दरें लागू होंगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि आधार ब्याज दर 7.98% हो जाएगी, जो मौजूदा तिमाही में लागू ब्याज दर से 17 आधार अंक अधिक है। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज टॉन्टन में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि 2020 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमारात और ओमान में किया जाएगा। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी और फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। पहले ये टूर्नामेंट भारत में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण इसे स्थानांतरित किया गया है। यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच तय हो गए हैं। शुक्रवार को पहले क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का सामना इटली से होगा। शनिवार को तीसरा क्वार्टर फाइनल चेक गणराज्य और डेनमार्क के बीच खेला जाएगा, जबकि चौथे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और यूक्रेन आमने सामने होंगे। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में 8 बार के चैंपियन स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी फ्रांस के आंद्रिया मेनरिनो को चोट के कारण बीच मुकाबले से हटना पड़ा। 2 बार के चैंपियन ब्रिटेन के एंडी मरे जॉर्जिया के निकोलो बेसिलाशविली को 6-4, 6-3, 5-7, 6-3 से हराकर अगले राउंड में पहुंच गए हैं। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने डेनमार्क के टेलोन ग्रिस्पुर को आसानी से 6-3, 6-4, 6-1 से मात दी। महिला सिंगल्स में अमेरिका की सेरेना विलियम्स का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना टूट गया। बेलारूस की अलेक्सांड्रा सेनोविच के साथ अपने पहले ही मैच में चोट लगने के कारण उन्हें बीच मुकाबले से हटना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी स्पेन की कार्ला सुआरेज नवारो को 6-1, 6-7, 6-1 से हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गई है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब 24 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज बात करते हैं भारत के 3000 मीटर स्टीपल चेज के एथलीट अविनाश साबले के बारे में। अविनाश का जन्म 13 सितंबर 1997 को महाराष्ट्र के बीड जिले के मांडवा गांव में हुआ। उनके गांव में यातायात सुविधाओं का अभाव था, इसलिए अविनाश बचपन में घर से स्कूल के बीच 6 किलोमीटर की दूरी भागकर या तेज चलकर पूरी किया करते थे। उन्होंने वर्ष 2015 में पहली बार सेना की क्रॉस कंट्री दौड़ में भाग लिया। बाद में साथियों के कहने पर उन्होंने स्टीपल चेज को अपना लिया। अविनाश ने दोहा में वर्ष 2019 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8 मिनट 30.19 सेकंड का समय निकालकर अपनी पहली ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। 2019 में ही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले वे पहले भारतीय बने। फाइनल में अविनाश ने 8 मिनट 21.37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। इस वर्ष मार्च में अविनाश ने पटियाला में 24वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 8 मिनट 20.20 सेकंड का समय निकालकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। अविनाश इस समय विश्व रैंकिंग में 16वें नंबर के खिलाड़ी हैं। वो इस बार ओलंपिक्स में यादगार प्रदर्शन कर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। आकाशवाणी समाचार, हिमांशु कांडपाल। जाने माने संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह और प्रसिद्ध कवि नागार्जुन के जन्मदिन पर आधारित है आज का तो नाम आता है संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का। संगीतकारों की इस जोड़ी ने हिमालय की गोद में सरस्वती चंद, डॉन, सफर, कोरा कागज, मुकद्दर का सिकंदर, पूरब और पश्चिम, हसीना मान जाएगी, जंजीर,
सफर और गीत जैसी फिल्मों के गानों की जो धुनें बनाई, उन्होंने इस जोड़ी को अमर बना दिया। कल्याण जी वीर जी शाह का जन्म 30 जून 1928 को गुजरात के कच्छ में हुआ था। बचपन से ही कल्याण जी और आनंद जी दोनों भाई संगीतकार बनने का सपना देखा करते थे। हालात कुछ ऐसे बने कि कल्याण जी अपने परिवार के साथ कच्छ से मुंबई आ गए। यहाँ वीर जी ने किराने की एक दुकान खोल ली। उनकी दुकान में एक ग्राहक ऐसा ही आता था जो सामान तो लेता था लेकिन पैसे नहीं चुका पा रहा था। वीर जी ने एक दिन उससे उधार चुकाने के लिए कहा तो उस शख्स ने उनके दोनों बेटों को संगीत सिखाने की जिम्मेदारी ले ली। इस तरह उधार के पैसों को चुकाने के लिए कल्याण जी को संगीत की शिक्षा मिली। इसी दौरान इनकी मुलाकात संगीतकार हेमंत कुमार से हो गई। उन्होंने इन्हें अपना सहायक रख लिया। इसके बाद 1958 में संगीतकार के तौर पर इन्होंने फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त में संगीत दिया। बाद में इन्होंने अपने छोटे भाई आनंद जी को भी मुंबई बुला लिया। 1960 में इनकी फिल्म प्रदर्शित हुई छलिया। इसके गानों की लोकप्रिय धुनों ने इन्हें फिल्म उद्योग में एक विशेष पहचान दिलाई। 1965 में उनकी फिल्म आई हिमालय की गोद में। इसके गीतों की सफलता ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कल्याण जी आनंद जी ने अपने सिने करियर में लगभग 250 फिल्मों को संगीतबद्ध किया, जिनमें से 17 फिल्मों ने गोल्डन जुबली और 39 फिल्मों ने सिल्वर जुबली की। इन्होंने नेशनल अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते। 1974 में कोरा कागज के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1991 में प्रदर्शित फिल्म प्रतिज्ञाबद्ध इस जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। सारी दुनिया की सांसों में संगीत का रंग भरने वाले कल्याण जी ने 24 अगस्त 2000 को अंतिम सांस ली और अमर हो गए सदा सदा के लिए। आज 30 जून है और 1911 में आज ही के दिन जन्म हुआ था संस्कृत, बांग्ला, हिंदी और मैथिली जैसी कई भाषाओं के धनी जनवादी कवि नागार्जुन का। उन्हीं नागार्जुन का जो कहा करते थे, जो जनता के हित में है वही मेरा बयान है। मैंने किसी विचारधारा का समर्थन करने के लिए जन्म नहीं लिया है। मैं गरीबों, मजदूरों और किसानों की बात करने के लिए आया हूँ। अकाल और उसके बाद की वेदना को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा था, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। लगभग 7 दशकों तक जन जन की मूक पीड़ा को बुलंद आवाज में व्यक्त करने वाले नागार्जुन 5 नवंबर 1998 को सदा सदा के लिए मौन हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए शब्दों की एक अनवरत गूंज जो कभी समाप्त नहीं होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वस्तु और सेवा कर प्रणाली को कल 4 वर्ष पूरे होंगे। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के दिशा निर्देश तय करने को कहा। वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 जुलाई तक निलंबित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 33 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.92% हुई। कल एक दिन में 45,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि। प्रधानमंत्री कल डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय मैच आज शाम खेला जाएगा। यूरो कप फुटबॉल के पहले क्वार्टर फाइनल मैच में स्विट्जरलैंड का मुकाबला स्पेन से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।